हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। मैप। देखिए, मैप भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है इस चैप्टर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के अंतर्गत, यानी अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर में जो है आपको मैप भी आता है एग्जाम में। तो उसी पे हम प्रकाश डालने जा रहे हैं कि मैप आखिर एग्जाम में किस प्रकार से आ सकता है। देखिए, यहाँ क्वेश्चन आपको इस तरह से होगा कि इन द गिविंग ऑफ पॉलिटिकल आउटलाइन मैप यूरोपीय 4 मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन हैज़ बीन मार्क्ड द A, B, C and D. Identify them with their help of the information given below and write their correct name in your answer book along with their respective serial number and their alphabet concern. This is important here. कहते हैं यूरोप के दिए गए राजनीतिक रूपरेखा मानचित्र में यूरोपीय संघ के 4 सदस्य देशों को जो है A, B, C, D में चिन्हित किया गया है और नीचे दी गई जानकारी की सहायता से उन्हें पहचानना है। कुछ नीचे जानकारी दी हुई है, उसके अंतर्गत आपको पहचानना है कि ये यूरोपीय संघ के जो 4 देश हैं कौन हैं और उसके नाम लिखने हैं और उनके सही नाम अपनी पुस्तक में नाम सहित लिखने हैं और संबंधित क्रम संख्या संबंधित वर्णमाला में भी देने हैं। तो मैप में भी कहते हैं बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर आप अच्छे से मैप करते हो तो 6-7 नंबर अच्छे से 10 नंबर मिल जाते हैं इसमें। लेकिन बात यहाँ पर वही आता है कि बच्चों को मैप समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन में साफ शब्दों में बताया गया है कि 4 जो है यूरोपीय संघ देशों के यहाँ पर देश को दर्शाया गया है, ठीक है, चिन्हित किया गया है, जिसको ABCD मैप में दिखा है। चलिए मैप में को देखें कि उसमें है भी कि नहीं है। देखिए, जो आपके समक्ष यहाँ पर आया है मैप है, ये यूरोपीय संघ जो है यानी यूरोपीय यूनियंस के कुछ देशों का यहाँ पर नाम है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ओल्डर मेंबर्स हैं, पुराने जो हैं मेंबर हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर A, B, C, D लिखे गए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम मैप के अंतर्गत जाने कि कौन सा देश हो सकता है तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन ही देगा, क्योंकि क्वेश्चन जब तक आपको नहीं पता होगा कि इस देश की क्या खासियत है तब तक आप जो है इसका आंसर नहीं दे पाइएगा। अब इसके अंतर्गत हम क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन में आखिर क्या पूछा गया है और क्या संकेत दिया गया है इसके अंतर्गत कि ये कौन कौन से जो है यूरोपियन यूनियन के यानी यूरोपीय संघ के जो है देश हैं, यानी ऑलरेडी फ्रेंड हैं। देखते हैं, यहाँ पर हमारे समक्ष क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा गया है कि ऑन ओल्डर मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन लोकलाइट बिटवीन टू द पोर्टुगल एंड फ्रांस। दिस इज इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर जो है पुर्तगाल एंड फ्रांस के बीच में, यानी पुर्तगाल और फ्रांस के बीच में स्थित यूरोपीय संघ का एक पुराना सदस्य देश। ठीक है, जैसे मुझे अगर नॉलेज है तो मैं बता सकता हूँ कि पुर्तगाल और जो है फ्रांस के बीच में स्थित यूरोपीय संघ का एक पुराना देश सदस्य देश जो है स्पेन है। यानी पहला जो इसका आंसर होगा स्पेन, जो कि A के रूप में दर्शाया जाएगा। दूसरा यहाँ पूछा गया है ऑन द ओल्डर मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन लोकलाइट नियर अ बेल्जियम और नीदरलैंड। दिस इज इम्पोर्टेंट, यानी बेल्जियम और नीदरलैंड के पास स्थित यूरोपीय संघ का एक पुराना सदस्य। तो ये जब तक आप मैप को अच्छे से नहीं समझिएगा वैसे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जितना मुझे पता है कि अगर बेल्जियम और नीदरलैंड के पास स्थित यूरोपीय संघ का एक पुराना सदस्य देश जो है लक्समबर्ग है, यानी लक्समबर्ग है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण देश बनता है और ये पुराना सदस्य देश है। तो ये तो चलिए नॉलेज होना चाहिए बच्चों को कौन कौन से किसके बीच में स्थित है। ठीक है, मैप के अंतर्गत भी आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। उसके पश्चात है 2 न्यू मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। आप देखिए, इसमें बहुत आसान सब क्वेश्चन पूछा गया है। आपको इतना अगर आप मैप करना चाहते हो तो 2 बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो पुराने सदस्य और नए सदस्य के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करके रखना पड़ेगा। एग्ज़ाम में बेशकली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन्हीं क्वेश्चनों में से होते हैं। तो आपको नए और पुराने जो है देशों के बारे में जानना जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन भी हमारे समक्ष यही है कि यूरोपीय संघ के 2 नए सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो जनरल सी बात है, अगर मैं तो याद कर रखा हूँ, मुझे पता है कि इसमें बुल्गारिया है और जो रोमानिया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये काफ़ी ज़रूरी भी रखता है। ठीक है, आगे जो
हम करेंगे तो उसके कुछ देशों के नाम भी करेंगे अगले मैप में, जो पुराने और नए देशों में, तो वो आपको जो है नोट करना पड़ेगा। तो उसको अगले जो है क्वेश्चन में हम करेंगे, ठीक है। अब चलिए इसको जो है हम मैप के अंतर्गत देखें कि ये कहाँ कहाँ पर स्थित है। जैसे कि आपको पता है कि पहला पुर्तगाल और फ्रांस के बीच में पुराना सदस्य जो है आपका पता लग ही गया होगा कि स्पेन है, तो उसको ए से रिप्रेजेंट किया गया है। और ब्राज़ील और नीदरलैंड के पास स्थित यूरोपीय संघ का पुराना सदस्य देश जो है लक्समबर्ग है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद यूरोपीय संघ के 2 नए सदस्य देश, तो इसमें जो है आपको बल्गेरिया भी है, रोमानिया भी है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ऐसे तो बहुत से देश जो हैं इसके नए नए सदस्य बने हैं, जैसे पोलैंड, लिथुआनिया, हंगरी, एस्टोनिया, बहुत से नाम हैं। तो चलिए जैसे कि मैप के अंतर्गत दिखाया गया है, तो हमने मैप के अंतर्गत ही आंसर देनी है, क्योंकि मैप में वहाँ पर जो है शो है कि 2 न्यू मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो हमें वहाँ पर जब शो है तो हमें उसका एग्जैक्ट नाम ही बताना पड़ेगा, ठीक है, हम गलत नहीं बता सकते हैं। तो चलिए मैप में भी देखिए इसका नाम कैसे हम दर्शा सकते हैं। देखिए हमारे समक्ष जो है यहाँ पर मैप आ गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन था कि ओल्डर मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियंस के बिटवीन जो है पुर्तगाल एंड फ्रांस, यानी देखा जाए पुराना सदस्य जो है पुर्तगाल और फ्रांस के बीच में कौन सा है। तो आप देख सकते हो पुर्तगाल भी आपको नज़र आ रहा होगा और फ्रांस भी नज़र आ रहा होगा, और इसके बीच में आपको दिख रहा होगा ए, तो ए जो है वो है स्पेन। स्पेन जो है ओल्डर मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियंस की है। तो यहाँ पर आपको इस मैप्स के अंतर्गत समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष था ऑन ओल्डर नियर बेल्जियम एंड नीदरलैंड, यानी जो है अनदर सदस्य जो है ओल्डर सदस्य, यानी पुराना जो है सदस्य जो कि नज़दीक है बेल्जियम और नीदरलैंड के पास। तो ये हमारा आंसर था लक्समबर्ग। आप देख सकते हो कि बी यहाँ पर दर्शाया गया है, और बी लक्समबर्ग के ही एरिया को यहाँ रिप्रेजेंट की गई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर, यानी बी जो है हमारा दूसरे क्वेश्चन का साफ आंसर यहाँ मैप में दिख रहा है। इवन कि अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तीसरे क्वेश्चन में 2 न्यू मेंबर्स ऑफ जो है यूरोपियन यूनियंस के बारे में पूछा गया है, यानी नए जो है सदस्य किसका, यूरोपियन संघ का। तो जैसे कि आपको यहाँ पर ऑलरेडी इसने CD दर्शा दिया है। ऐसे तो मेंबर बहुत से हैं, मैंने आपको बताया था कि नए सदस्य बहुत से हैं, एस्टोनिया भी हो गया, पोलैंड भी हो गया, हंगरी भी हो गया, लिथुआनिया भी हो गया, और भी बहुत से देश हैं। लेकिन यहाँ पर जो चित्र में हमें दर्शाया गया है, जो मैप में लगाई गई है निशान, हमें उसी का नाम बताना है। तो मैं आपको बता दूँ, जो आपको C यहाँ पर दिख रहा है तो नया है जो है बल्गेरिया है, ठीक है ना, नया जो दिख रहा है C बल्गेरिया है। और जो आपको यहाँ पर D दिख रहा है, D जो आपको निशान दिख रहे हैं वो जो है रोमानिया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके नए सदस्य जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, एक C जो है क्या है, बल्गेरिया है, और जो D है रोमानिया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपने मैप के ये पहले क्वेश्चन समझ लिए होंगे अच्छे से, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। जो हमारे समक्ष यहाँ पर आया है क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन द गिवन पॉलिटिकल outline map of the European Union, identify and write the name of 4 old member, the market here A, B, C, D, and 4 new member market here P, Q, R, S. Your answer book। जैसे क्वेश्चन से आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर यूरोपीय संघ के दिए गए राजनीतिक रूपरेखा मानचित्र में दिए गए हैं, जिसमें आपको A, B, C, D जो है रूप में चिन्हित 4 जो है पुराने देशों का यहाँ पर नाम दर्शाया गया है, ठीक है। और जो नए देश के सदस्य देश हैं, जैसे आपको पता ही होगा P, Q, R, S के रूप में मानचित्र में दर्शाया गया है। और इनके 4 नए सदस्यों के नाम पहचानना है और अपने पुस्तक पे लिखने हैं। लेकिन आपको ऐसे ही नाम नहीं लिख देना है तुक्का लगा के, आपको मैप के अध्ययन करके जो मैप में चिन्हित किया गया है A, B, C, D या P, Q, R, S, तो उसके अनुसार नाम आपको देना है। अगर आपको नाम याद होगा तभी आप दे पाओगे, और इसका यूरोपियन यूनियंस के अगर मैप का पता होगा तभी आप इसका भली भांति आंसर दे सकोगे। यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल साफ है। यहाँ पर आपके पुराने मेंबर्स को पूछ लिया है और नए मेंबर पूछ रहे हैं। और इसके लिए आपको यहाँ पर A, B, C, D जो है पुराने मेंबर के लिए दिए गए हैं, और P, Q, R, S जो दिया गया है वो नए मेंबर सदस्य देशों के लिए दिया गया है। जिन बच्चों को अगर उन्होंने मैप को अध्ययन किया होगा, समझ होगी, तो वो आसानी से कर सकेंगी,
क्योंकि आपको पता है ये चैप्टर जो है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र है और इसके अंतर्गत मैप भी है, यानी अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के अंतर्गत मैप है। तो ये मैप के लिए आपको ये मैप का अध्ययन भी करना पड़ेगा और इसके सारे पुराने नए सदस्यों के बारे में भी जानना पड़ेगा। मैंने ये 2 क्वेश्चन इसलिए उठाए हैं क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी के अंतर्गत जो है पॉलिटिकल साइंस के मैप के क्वेश्चन घूम रहे होती हैं। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से अध्ययन कर लेते हो तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अब चलिए हम देखते हैं इसके नए और पुराने सदस्य मैप के अंतर्गत। जब तक हम मैप को देखेंगे नहीं हमें समझ नहीं आएगा कि ABCD कहाँ पर दर्शाया गया और PQRS किस लिए दर्शाया गया है। तो चलिए मैप को देखें हम। अब देखिए हमारे समक्ष जो है मैप भी आ गया है, यूरोपियन यूनियन की मैप। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये मैप। ठीक है, पहले क्वेश्चन के अंदर अलग था लेकिन यहाँ पर जो है खुद ही इन्होंने दर्शा दिया है। तो आपको इसको पहचान करना है कि ये देश कौन कौन से हो सकते हैं। दोस्तों इसके लिए थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप इतनी आसानी से जो है नहीं पहचान पाओगे, ठीक है, लेकिन 1-2 बार इसको वीडियो को देखोगे समझोगे तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ देश के बारे में जान ही जाओगे कि कौन सा कहाँ पर कौन सा हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर पुराने मेंबर को देखते हैं जो यूरोपियन संघ के थे। तो उसके लिए हमने क्या देखा था, ABCD दर्शाया गया था। तो यहाँ पर ABCD आपको दिख ही रहा होगा, नज़र आ रहा होगा। सबसे ऊपर A है, फिर इधर साइड B है, फिर C भी दिख रहा होगा R के समक्ष और D जो है थोड़ा सा दूर है। तो इसका नाम क्या हो सकता है, कुछ आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे अगर आपको पता होगा A जो है फिनलैंड के लिए यूज़ किया गया है, ये जो है फिनलैंड के एरिया को दर्शा रहा है। और B जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, B आपको दिख रहा होगा। तो B जनरली से जो है डेनमार्क के तरफ प्रेजेंट कर रहा है, यानी जो है यहाँ डेनमार्क यहाँ पर दर्शाया गया है। अगर हम C की बात करें तो C काफ़ी महत्वपूर्ण देश है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये ओल्ड मेंबर है, ठीक है, बहुत पुराना सदस्य है यूरोपियन यूनियन का। ठीक है, अगर हम D की बात करें तो D सबसे अलग है। तो इसकी अलग ही नाम है, इसका आपको पता ही होगा, आयरलैंड है, क्योंकि ये एक लैंड है, यहाँ देखिए समुद्र के बीचों बीच बसा हुआ है। तो जर्नल सी बात है, ये लैंड है, यानी इसको हम कह सकते हैं आयरलैंड। तो आप समझ गए होंगे ABC। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ कि A जो है फिनलैंड का है, फिनलैंड A के लिए रिप्रेजेंट की गई है। और जो हमारे क्वेश्चन में B के लिए है डेनमार्क यूज़ किया गया है। और C के लिए ऑस्ट्रिस है, जो कि R के समक्ष है, ऑस्ट्रिस के लिए यूज़ किया गया है, ऑस्ट्रिया के लिए। और D जो है क्योंकि एक लैंड है, आप देख सकते हो कि पानी समुद्र से कटा हुआ है, देशों से कटा हुआ है, तो ये एक लैंड है और इसलिए इसको नाम है आयरलैंड, जो कि ये काफ़ी पुराना सदस्य है यूरोपियन यूनियन की। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ नज़र करें जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि नए सदस्य जो है यूरोपियन संघ के कौन कौन से हैं, यानी न्यू मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो जर्नल सी बात है, यहाँ पर उस जो हमें बताया गया था PQRS दर्शाया गया था। तो यहाँ मैप में भी इसी तरह से एग्जाम में भी आपको अटैच होके आएगा, वो पहले से ही आपको ये नंबर दे देते हैं और आपसे पूछ लेते हैं कि कौन सा है। तो 6-7 मार्क्स गेन करना कहते हैं ना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत काफ़ी अध्ययन करने की आवश्यकता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर PQRS के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब जो बच्चों ने मेहनत किया होगा उनके लिए बहुत ही आसान होगा, जिन्होंने मेहनत नहीं किया होगा उनके लिए आसान ये नहीं होगा। ठीक है, तो देशों के नाम मैं बता दूं जो कि नए मेंबर्स बने हैं, अभी बने हैं यूरोपियन यूनियन की। तो जिसके जैसा कि आप देख सकते हो, P जो है एस्टोनिया के लिए दिया गया है, P है एस्टोनिया के लिए दिया गया है। और Q आपको दिख रहा है कि ये पोलैंड है, Q जो है पोलैंड है, जो कि नया मेंबर है बना है यूरोपियन यूनियन की। और यहाँ पर अगर R को देखोगे जो कि C के साथ है, C का आपको पता है बल्गेरिया के लिए यूज़ किया गया था, लेकिन R के साथ ये चिपका हुआ बाउंड्री है, तो ये हंगरी है। ठीक है, R जो है आपके समक्ष जो प्रस्तुत है वो हंगरी है। और इवन की अगर आप S की बात करो जो कि Q और P, यानी देखा जाए तो पोलैंड एस्टोनिया के बीच में बसा हुआ एक देश दिख रहा होगा आपको, वो लिथुआनिया है, यानी लिथुआनिया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मैप है जो कि मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आप समझ गए होंगे कि ऑल्डर मेंबर्स कौन कौन से हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है जिस क्षेत्र को। तो पहला अगर ऑल्डर मेंबर की हम बात करें, A है जिसमें फाइनलैंड है, फिनलैंड है, और B जो है डेनमार्क है, और C जो है ऑस्ट्रिया है,
और डी जो अलग है वो है आपका आयरलैंड। अगर न्यू मेंबर्स की हम बात करें तो जैसे पी आपको दर्शाया गया है इस्टोनिया के लिए दर्शाया गया है, क्यू जो है पोलैंड के लिए दर्शाया गया है, और आर जो है हंगरी है, और एस जो है लिथुआनिया के लिए दर्शाया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मैप है जिसको आपको नोट करना चाहिए, समझना चाहिए, और बार बार मैप में भर के इन देशों के नाम को जो है दिमाग में रखने की आवश्यकता है। इस वीडियो से कम काफ़ी देशों के बारे में आपको पता लग गया होगा दोनों क्वेश्चनों में, तो काफ़ी महत्वपूर्ण था। यहाँ पर जो हम आप करने जा रहे हैं चित्रों के अंतर्गत जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसी के अंतर्गत जो है हमने आपके समक्ष एक चित्र रखा है जो आपको हर एक किताब में मिल ही जाता है। इस चित्र के अंतर्गत कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में जिसको समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चित्रों के अंतर्गत भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी रहता है। तिरपान स्टडी सेंटर सिर्फ बच्चों के लिए मदद के लिए बनाया गया है, हेल्प के लिए बनाया गया है, इसलिए जो भी आपको प्रॉब्लम आती है उसका हम सलूशन यहाँ करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको पता ही है कि ये बॉल है, दीवार है जो बढ़ता ही चला जा रहा है, और ये दीवार चाइना का है, ठीक है, जिसको जो काफ़ी अजूबों में से जाना जाता है। तो ये दीवार जो है बढ़ता जा रहा है, बढ़ने का मतलब होता है कि हर देश पे जो है इसका वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है। तो ये ड्रैगन भी बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन सबसे पहली बात तो ये होगा कि ये ड्रैगन के अंतर्गत एग्जामिनर ने हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं। जब तक हमें क्वेश्चन नहीं पता होगा तब तक हम उसका आंसर देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो डायग्राम के तो आपने देख ही लिया होगा कि ये ड्रैगन का है जो बढ़ रहा है और उसको एक बंदा जो है रोकने की कोशिश कर रहा है। तो इसी के अंतर्गत चलिए देखते हैं कि एग्जामिनर ने हमारे लिए कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ दिया है इस ड्रैगन के अंतर्गत। The study of cartoon give the below answer flowing question. This is a question here. Study of a cartoon and give the answer. First of all, here give to country does the given a cartoon refer. The first question is the most important here. Gives a country does the given cartoon refer to here. There is a country refer to the China. China is the most important country is growing to the here. And identify the two symbol in this cartoon which has given to the clue about the related country. There is the Great Wall of Dragon. There is the identify two symbol in their cartoon which have given to their clue about the related of country. There are Great Wall of China. There is a dragon. There are Great Wall and the dragon. There is symbol of China. And the next question, where does the cartoon plays a relative country in the international power politics? You know that the cartoon depicts there are economical rise of China. The economical rise of China, there is show here the dragon and Great Wall. There are dragon and Great Wall, they mix each other and the symbol of economical rise of China. This is the most important cartoon study here. देखिए, जो हमने कार्टून का स्टडी किया हमने बहुत कुछ जान लिया कार्टून को देखते ही, लेकिन मैंने जैसे आपको कहा था कि कार्टून को देखने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि एग्जामिनर ने क्या क्या क्वेश्चन हमें इसके अंतर्गत पूछ लिया है, और जनरली सी बात है एग्जामिनर 3 ही क्वेश्चन पूछता है जो कि यहाँ पर भी दर्शाया गया है। पहला क्वेश्चन दोस्तों यही होता है कि दिया गया कार्टून किस देश का संदर्भ देता है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि ये जो दिखाई गई चित्र है, जर्नल सी बात है कि ये चीन का ही हो सकता है। ठीक है, ये चीन का ही हो सकता है क्योंकि चीन की तरह ही लग रहा है, और आपको पता है कि चाइना का ही ऐसा है क्योंकि ड्रैगन हम उसी के नाम से जानते हैं। ड्रैगन जो दर्शाई गई है, आपको फेस जो आपको ड्रैगन का दिखाया गया है वो चाइना का ही है, इसलिए चीन ये दिखा दे रहा है। और इवन कि आपको देखो चाइना के साथ बॉल को भी खींचता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, जो ड्रैगन है बॉल के साथ उसको अटैच कर दिया गया है। तो जर्नल सी बात है कि ये बॉल किस देश का है। आपको पता है कि 7 अजूबों में जो है एक अजूबा ये भी है, तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ठीक है, आपको पता है कि अगर हम अंतरिक्ष से भी देखें तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है बहुत आसानी से दिख जाता है, तो इसलिए इसको जो है अजूबों में से रखा गया है। बेशकली इसको जो है उस समय बाहरी हमलों से बचाने के लिए बनाया गया, लेकिन आज इसका महत्व और बढ़ गया है। और चाइना जो है 2 चीज़ के लिए जाना जाता है, ड्रैगन के लिए जाना जाता है और एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के लिए जाना जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये चीन का है। तो पहले का तो आंसर हमारा क्लियर हो गया कि दिया गया कार्टून किस देश का संदर्भ देता है, तो वो है चीन का।
अगला क्वेश्चन यही पूछा गया है कि इन कार्टूनों में इन दो प्रतीकों की पहचान में जिनमें आपके संबंध देश के बारे में सुराग मिला है। देखिए, हम सुराग में तो साफ बात कर चुके हैं कि ये जो है एक बॉल को दर्शाया गया है और एक क्या दर्शाया गया है, एक ड्रैगन को। तो इसका आंसर तो साफ हो गया कि इन कार्टूनों में दो प्रतीक पहचान जिनके हम देशों के बारे में जाने हैं वो जनरली सी बात ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है और ड्रैगन को दर्शाया गया है। तो इसका आंसर भी हो गया कि महान दीवार होगा, यानी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और ड्रैगन दर्शाया गया है। तो कहते हैं दोस्तों, अगर आप अच्छे से अध्ययन करोगे ना तो बहुत ही आसानी से आपको आंसर भी मिल जाता है। अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो कार्टून संबंधित देश के अंतर्राष्ट्रीय सत्ता राजनीति कहाँ रखता है, यानी ये ड्रैगन क्यों दिखाया गया है और इसको क्या दिखाने की कोशिश किया गया है। तो जर्नल सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि चाइना जो है, क्योंकि हम जो ये चैप्टर किए हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र यानी अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, तो उसमें जो है चाइना बहुत ही फास्ट तरीके से इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को बढ़ाया है। तो यही बात यहाँ पर ये बॉल भी दर्शा रहा है और ड्रैगन भी दर्शा रहा है कि चाइना के जो अर्थव्यवस्था है बहुत तेज़ी से जो है बढ़ रहा है। यानी कार्टून में चीन के आर्थिक उत्थान के दर्शाया गया है। तो आप समझ सकते हो कि जो ये कार्टून है, कार्टून में ये दर्शाया गया है कि जो चीन के आर्थिक उत्थान को इसमें बखूबी दर्शाया गया है और ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ता हुआ इकोनॉमिक्स को दिखाया गया है, जिसको रोकना बहुत देशों के लिए बहुत कठिन कार्य है। चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो यानी यूरोपीय संघ हो, चाहे अमेरिका हो, उसके लिए भी बहुत ही आज टेढ़ी खीर नज़र आ रही है, क्योंकि चाइना बहुत ही फास्ट ग्रोथ से जो है अपने प्रोडक्ट पूरे विश्व में फैला रहा है। तो ये कार्टून से आप समझ गए होंगे कि ये चीन देश का है और इसमें प्रतीक जो लगाई गई है वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और ड्रैगन को यूज़ किया गया है। और इस कार्टून में किस बात की तरफ दर्शाया गया है, कार्टून में चीन के आर्थिक उत्थान को दर्शाया गया है कि ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। इवन कि सारे क्वेश्चन के जो सिलसिले चल रहे थे तो वो भी इस चैप्टर का खत्म हो जाता है। हम अगले चैप्टर में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। शेयर करने की भावना दोस्तों इग्नोर मत कीजिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे थे, पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, अगर समझ में अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम तक आपको बहुत कुछ इसमें मिलने वाला है। और तिरपान सेंटर जनरली सी बात है कि यहाँ 8 से MA तक के बच्चों के लिए बहुत काफ़ी मददगार है। कहते हैं इसमें बहुत से टीम लगे हुए हैं जो आपके लिए हमेशा कार्यरत हैं। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कीजिए।